हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर का नाम है वलसा गति का आणविक आधार। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके होंगे, चाहे वो बहुविकल्पी का हो, क्या हो, चाहे वह बहुविकल्पी का हो या अतिलघुत्तरी प्रश्न हो, बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, और हो जाएगा दीर्घोत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो ये क्या करने वाले हम लोग सभी इसको, इस क्लास में हम लोग सब इसका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बहुविकल्पी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, ए टू जी इसमें जो डायग्राम भी आएंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जितने डायग्राम इंपॉर्टेंट होंगे वो भी देखेंगे, जितने भी फिगर होंगे, जितने भी डायग्राम होंगे, सब क्या करेंगे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते स्टार्ट करते बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन दिखा सबको, बोलो। देखो दिया क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, ये बताओ। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, बी वाला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट दिया है, सी वाला ऑप्शन दिया है शर्करा प्लस फास्फेट, और डी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फेट। ठीक है, इसका तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा। नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो नाइट्रोजनी क्षारक होता क्या है, तो ये भी देख लो। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, देखो नाइट्रोजन बेस हमारा होता क्या, तो ये मुक्त, ये क्या होते हैं, ये युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं ये, नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये क्लियर है यहाँ पे। देखो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा, इसका करेक्ट। अब देखो जो 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, तो प्यूरिन बेस होता है और पिरिमिडीन बेस होता है। क्या होता है, तो पहला हो जाएगा प्यूरिन बेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन बेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्यूरिन बेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, पिरिमिडीन बेस। ठीक है, अब देखो प्यूरिन बेस क्या होता है, तो एडेनिन और ग्वानिन। क्या होता है, प्यूरिन बेस एडेनिन और ग्वानिन होता है। इसको ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा क्या होता है, ग्वानिन, इसको क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखो तो हमारा पिरिमिडीन आता होगा, तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है। थाइमिन इसको टी से डिनोट करते हैं, और आता है तुम्हारा साइटोसिन, इसको सी से डिनोट करते हैं, और क्या आता है, यूरोसिल।
इसको यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, इसको क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देख लो, देखो शर्करा भी दिया, शर्करा क्या होता है ये भी देख लो पॉइंट, ठीक है। शर्करा क्या होता है, तो शर्करा भी क्या होता है, 2 होता है। जो हमारा शुगर होता है या तो बोल सकते हैं शर्करा होता है, क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है और राइबोस शर्करा। और क्या होता है, राइबोस शर्करा। क्लियर है। यहाँ पे तो नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते थे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन बेस होता है और पिरीमिडीन होता है। प्यूरिन क्या क्या होता है, तो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। और पिरीमिडीन जो बेस होता है तो क्या होता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिन होता है। और जो शर्करा होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है और दूसरा राइबोस शर्करा होता है। यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबको दिखा अगला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, तो डीएनए आरएनए में समानता बताइए, ठीक है। क्वेश्चन यही दिया है, डीएनए आरएनए में समानता बताइए। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका सब लोग बता ऑप्शन नंबर लिखो, कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी, या फिर इसका जो भी सही है वो इसका आंसर लिखो, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की जो पॉलीमर श्रृंखलाएं होती हैं। बी वाला ऑप्शन दिया है, दोनों में एक समान क्या होते हैं, शर्करा पाई जाती है। और सी ऑप्शन क्या है, दोनों में से जो एक समान पिरामिडीन होता है श्रृंखलाएं रूप में होते हैं। और डी वाला ऑप्शन क्या दिया है, दोनों एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर नंबर सही हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड, क्या दोनों न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर श्रृंखलाएं होती हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, क्या है, दोनों पॉलीमर की, दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं, ये करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है कि डीएनए और आरएनए में जो, देखो डीएनए और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है ये भी बता दो, ठीक है। डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, बताओ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि निम्न में से, उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछा यही कि निम्न में से आरएनए का कार्य कौन है। उसमें 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है कि यह क्या होता है, डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम का तक क्या करता है, आनुवांशिक सूचना का क्या वाहक होता है। और बी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक होता है। सी वाला ऑप्शन दिया यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है। और डी वाला ऑप्शन क्या दिया, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उपरोक्त सही, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका कार्य कौन कौन सा होता है, तो यही होता है, यह क्या होता है, डीएनए के पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करने राइबोसोम तक ये कहता है सूचनाओं का वाहक होता है। क्या होता है, यह सूचना का वाहक होता है, वाहक होता है। ठीक है, क्या होता है, सूचना का वाहक होता है। और ये राइबोसोम तक क्या कहता है, अमीनो अम्ल का भी वाहक होता है। यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक होता है। ठीक है, और क्या होता है, यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक भी होता है। क्या होता है, यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन यहां तक बताओ, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्न में से आरएनए का कार्य क्या क्या होता है, तो इतने सारे कार्य होते हैं, क्या होता है, सूचना का वाहक करता है। और राइबोसोम तक क्या कहता है, अमीनो अम्ल का भी वाहक होता है। और जो राइबोसोम से होते हैं क्या, संरचनात्मक घटक भी होता है। इतने सारे कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या खोज की थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, या फिर पराक्रमण की, या फिर लिप्यांतरण की। इसका जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने किसकी, जो ग्रिफिथ थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने किसकी खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, रूपांतरण की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो क्या है, बी वाला, तो रूपांतरण की। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, दिखा अगला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे, निर्माण, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्रोमैटिन से, हेट्रोक्रोमैटिन, या फिर दिया दोनों, ए और बी ऑप्शन दोनों होगा, या तो दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सब लोग बताओ इसका कमेंट करके। इसका आंसर कौन सा, सिर्फ ऑप्शन देना। ठीक है, कि ये वाला सही है, बी सही है, ऐसा नहीं कि चारों दे दो सब लोग ना, कि कोई तो सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसका सब लोग अपना मिला लो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी। ठीक है, तो ए क्या दिया है, यूक्रोमैटिन से। ठीक है, ए वाला दिया है कि जो गुणसूत्र होते हैं यूक्रोमैटिन एवं वह हेट्रोक्रोमैटिन दोनों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र यूक्रोमैटिन व हेट्रोक्रोमैटिन दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों से मिलकर बने होते हैं। इतना करेक्ट आंसर बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ रहा है ना। देखो गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो ये कैसे होता है, तो इसका जो गुणसूत्र का निर्माण होता है वो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, दोनों से मिलकर क्या होते हैं, ये बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सब लोग करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बताने वाली उसका ऑप्शन। ठीक है, उसका करेक्ट ऑप्शन मैं नहीं बताने वाली, तुम लोग बताओ। देखो दिया क्या है, संदेश वाहक जो आरएनए का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है, इसका केंद्रक में होता है, या फिर राइबोसोम्स में होता है, गाल्जी काय में होता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो बताओ
संदेशवाहक आरएनए किसे कहते हैं? तो एमआरएनए को। किसको कहते हैं? मैं क्वेश्चन में क्लियर कर देती हूँ। जो एमआरएनए होता है इसको क्या बोलते हैं? संदेशवाहक आरएनए, या तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। और आरएनए का पूरा नाम क्या है ये भी पता है, तो बताओ इसका जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है, ठीक है। सब लोग अपना मिला लो, ठीक है, सब लोग मिला लो। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होता है? केंद्रक में। क्लियर है? कहाँ होता है इसका निर्माण? तो केंद्रक में। सब लोग अपना मिला लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ये बताओ, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं किससे जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, या तो आरएनए की खोज के लिए, डीएनए की खोज के लिए, डी वाला ऑप्शन कहता है डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो बताओ इसका जो हरगोविंद खुराना थे किसके लिए जाने जाते? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? बताओ सब लोग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके लिए? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस कौन जाने जाते हैं? हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। ओके, अब बताओ सबका करेक्ट है? सब लोग मिला लो अपना, ठीक है। मैं नहीं मिला रही सबका, मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख रही हूँ, सब लोग अपना मिला लिया करो कि हाँ कौन सा सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। सबको दिखा? देखो दिया क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीन नियमन तथा उसका संगठन के लिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। कौन से वैज्ञानिक ने किया था? उसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। कौन सा किया था? जैकब एवं मोनार्ड ने, या फिर दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। मतलब बहुत सारे अगर नाम दे देगा तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। मैं नहीं पढ़ रही ऑप्शन, ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही। सब लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनार्ड ने। जैकब एवं मोनार्ड ने, ठीक है। क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सबका? बताओ। अब देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन दिया क्या है, तो डीएनए के केंद्र में मिलने वाले जो अम्लीय पदार्थ को सर्वप्रथम, जो अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किसने पहचाना था? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? जो डीएनए के केंद्रक में, ठीक है, जो उसके न्यूक्लियस में जो मिलने वाला जो एसिडिक पदार्थ है, जो अम्लीय पदार्थ था के रूप में जो सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिशर ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो डीएनए की अम्लीय प्रकृति को, डीएनए की अम्लीय प्रकृति को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने पहचाना था। ओके, किसने पहचाना था सर्वप्रथम? तो फ्रेडरिक मिशर ने सर्वप्रथम पहचाना था। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है इसका आंसर? तो डीएनए के केंद्र में जो मिलने वाला अम्लीय पदार्थ था सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पहचाना था? फ्रेडरिक मिशर ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फ्रेडरिक मिशर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बताओ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करने ना। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबको दिखा क्वेश्चन अगला? देखो दिया क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाली 2 शर्कराओं का सूत्र लिखिए, ठीक है। उसका नाम लिखिए या उसका सूत्र लिखिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, जो 2 न्यूक्लियोटाइड की जो पाए वाली शर्करा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और क्या होती है? राइबोस शर्करा। कौन सी होगी पहला? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा 6,5। क्या हो जाएगा इसका
सूत्र होता है डीऑक्सीराइबोस 6,5-OH10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6,5-H10O4। और दूसरा क्या होता है राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा, इसका सूत्र क्या होता है तो C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा, O5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका क्वेश्चन का आंसर तो जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली दो शर्कराओं के नाम लिखे थे, दो शर्करा हमारी कौन कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और दूसरा होता है राइबोस शर्करा। इन दोनों का सूत्र क्या होता है तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा का सूत्र होता है C5 होता है, H10 होता है, O4 होता है, और जो राइबोस शर्करा का सूत्र होता है C5 होता है, H10 होता है और O5 होता है। इतना क्लियर है सबको, बताओ ये क्वेश्चन में क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या सब लोग देखते हैं आंसर कर पाते हो। दिखा, बताओ, देखो दिया क्या है तो कोशिका में जो डीएनए तथा आरएनए की उपस्थिति का स्थान बताइए, ऊपर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो हमारा डीएनए आरएनए की जो उपस्थिति होती है उसका क्या स्थान बताइए। ठीक है, तो बताओ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक दो तो नाम तो बता ही सकते हो ना कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पाया जाता है। तो आरएनए क्या होता है, कोशिका द्रव्य राइबोसोम्स, क्या हो जाएगा आरएनए, कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या हो जाएगा कोशिका द्रव्य राइबोसोम केंद्रक आदि में उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, केंद्रक होता है, आदि में क्या होता है ये सब उपस्थित होता है। कौन उपस्थित रहता है, तुम्हारा आरएनए उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो डीएनए होता है, जबकि जो डीएनए होता है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। क्या होता है, जबकि जबकि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, जबकि जो केंद्रक जो डीएनए होता है कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। और क्या होता है, ये माइटोकांड्रिया और हरित लवक में भी क्या होता है, डीएनए अल्प मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, हरित लवक, माइटोकांड्रिया हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, में भी क्या होता है, डीएनए अल्प मात्रा में भी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर, इतना समझ में आया कि देखो जो हमारा डीएनए होता है तो बोल सकते हैं आरएनए के जो उपस्थिति स्थान होता है, तो जो हमारा आरएनए होता है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में होते हैं और केंद्रक में क्या होते हैं आदि में, ये क्या होता है उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और जो हमारा जबकि डीएनए होता है ये क्या होता है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो माइटोकांड्रिया होती है और हरित लवक में भी क्या होता है, ये अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो दिया क्या है, विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखिए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो आरएनए होते हैं, हमारे आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये होता है ना राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, ये क्या होता है, आरएनए का नाम होता है। अब ये पूछा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका जो ये था, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एमआरएनए होता है, क्या होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, और कौन सा होता है, आरआरएनए। ठीक है, क्या होता है, ये जो आरएनए होता है ये क्या होता है, 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। इसका नाम क्या होता है ये भी देख लें। इसका देखो हिंदी में ये तो हो गया टीआरएनए, आरआरएनए, और क्या आरआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए। और इसको किस नाम से जानते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आरएनए हमारा जो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं जो आरआरएनए होता है, क्या पहला हमारा क्या होता है, आरआरएनए। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो राइबोसोमल आरएनए। क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए। और ये क्या होता है, ये मुख्यतः जो राइबोसोम का निर्माण करता है, क्या करता है, इसका कार्य भी एक एक वर्ड में देख लो। ये होता है, यह मुख्यतः राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, यह मुख्यतः राइबोसोम का में भाग लेता है, या तो बोल सकते हैं राइबोसोम का यह निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या आ जाएगा। दूसरा हमारा होता है स्थानांतरण आरएनए। इसको बोलते हैं टीआरएनए, या तो बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या हो जाएगा, टीआरएनए, या तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, या तो स्थानांतरण आरएनए। इसका देख लेते क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते कार्य क्या होता है, जो टीआरएनए होता है, तो यह प्रोटीन संश्लेषण की क्या करते हैं, अनुलेखन प्रक्रिया में सहयोग लेता है। क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण की, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया में सहायता करता है। ओके, क्लियर है, क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है, या तो सहायता करता है। अब लास्ट देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो एमआरएनए। इसको बोलते हैं हम लोग मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं, एमआरएनए, या तो बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमआरएनए या तो मैसेंजर आरएनए, या तो इसको बोलते हैं हम लोग संदेश वाहक आरएनए। क्या बोलते हैं, संदेश वाहक आरएनए। ठीक है, इतने नाम से क्या करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। ये होता क्या था, ये प्रोटीन संश्लेषण के अनुलेखन प्रक्रिया में भी भाग लेता है। ठीक है, यह, ठीक है, क्या करता है, यह संदेश वाहक, तो प्रोटीन संश्लेषण के अनुलेखन प्रक्रिया में इन संश्लेषण की अनुलेखन प्रक्रिया में ये तुम्हारा हेल्प करता है, लेकिन ये क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक क्या कर रहा है, एक तो हेल्प कर रहा है, उसको सहायता कर रहा है, और दूसरा क्या करता है, उसमें भाग लेता है। ये तीनों क्लियर हुआ कि जो हमारा आरएनए होता है कितने प्रकार का होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया।
बताओ यहां तक से सब क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, नहीं तो कहोगे बहुत लंबा क्लास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दिखा सबको अगला क्वेश्चन? देखो दिया क्या है, तो डीएनए आरएनए के बीच में दो रासायनिक अंतरों के नाम लिखिए। ठीक है, यही दिया है, उसके जो डीएनए और आरएनए का दो रासायनिक अंतरों का नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लो। ठीक है, तो इसका देखते इसका आंसर हो जाएगा। तब देखो होता क्या, जो डीएनए आरएनए में दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और क्या होता है, इसमें थायमीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया, थायमीन, जबकि जो आरएनए होता है इसमें राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। तो इसको लिख लो, हो क्या जाएगा डीएनए में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा उपस्थित होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। ठीक है, क्या होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा उपस्थित होती है, तथा इसमें क्या होता है, इसमें थाइमीन पाया जाता है। क्या पता है, तथा इसमें थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होता है और इसमें यूरोसिल पाया जाता है। क्या पता, और इसमें, ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें थाइमीन के स्थान पे यूरोसिल पाया जाता है। ठीक है, थाइमीन के स्थान पर यूरोसिल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, बताओ यहां भी ये क्वेश्चन क्लियर है। बोल क्या रहा है कि डीएनए आरएनए में दो रासायनिक अंतरों को उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्रेजेंट होती है और उसमें क्या होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है, राइबोस शर्करा प्रेजेंट होता है और थाइमीन की जगह पर उसमें यूरोसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबका क्लियर है ना क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है जीन की क्रियाशील इकाई क्या होती है। ठीक है, किसी को पता है इसका आंसर कर सकता है, जीन की जो क्रियाशील इकाई होती है क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जीन की क्रियाशील इकाई होती है क्या होती है, इसकी इकाई सिस्टोन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी से सबसे छोटी, हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सेल होती है। ठीक है, किसी चीज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसी तरह हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। इसी तरह जो जीन होता है, जीन की जो क्रियाशील इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हो जाएगा इसका आंसर, जीन की क्रियाशील इकाई को, जीन की क्रियाशील इकाई को
सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है। अब देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है इसका, सबको समझ में आना। तो यूजीन की क्रियाशील इकाई क्या कहते हैं इसको? सिस्टोन कहते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण के सूत्रपात तथा उसका समापन प्रकूट का क्या करें, नाम लिखिए। ठीक है, या तो बोल सकता है जो मैसेंजर आरएनए का क्या होता है, समापन कोडान किसे कहते हैं। इसका सिर्फ कोडान पूछा है, इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा है, बस पूछा है कि जो हमारा सूत्रपात कोडान कौन सा होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं AUG। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? AUG। ठीक है, ये क्या होता है? सूत्रपात कोडान। क्या हो जाएगा? ये जो AUG होता है इसको बोलते हैं हम लोग सूत्रपात या तो समारंभन कोडान, समारंभन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? AUG को सूत्रपात बोलते हैं या तो बोलते हैं समारंभन प्रकूट। एवं जो UAA होता है, क्या होता है? एवं AUE। ठीक है, क्या होता है UAA। ठीक है, क्या हो जाएगा? AUA, UAA। ठीक है, अरे सॉरी बच्चों, UAA। ठीक है, इसका मतलब होता है यूरोसिल होता है, एडेनिन होता है। इसका मतलब थोड़ी ना कि बस क्या हम लोग ABCD का अल्फाबेट लिया यहाँ पे डाल दिया, ऐसा मतलब नहीं होता। ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो एडेनिन होता है। क्या होता है यहाँ पे एक बार देख लो, ए से मतलब होता है क्या? एडेनिन होता है। क्या होता है? एडेनिन होता है। यू का होता है यूरोसिल, जी का होता है गुआनिन, सी का होता है साइटोसिन। ठीक है, टी का होता है थायमिन। क्लियर है यहाँ पे? अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका होता है UAA और क्या होता है? UGA और UAG। UGA, UAG। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो ये हमारा समापन कोडान होता है। क्या होता है ये? समापन कोडान, कोडान होता है। ठीक है, अब क्लियर है कि हमारा समापन कोडान कौन सा होता है, या तो बोलते हैं समारंभन कोडान क्या होता है। ये एग्जाम बहुत बार आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज आते हैं बोल इसमें, क्योंकि ये क्या होता है पूरे एक फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, लेकिन ये क्या होता है अगर हम लोग पढ़ते हैं इसमें पूरे पूरे 64 होते हैं, कितने 64 होते हैं कोडान, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पढ़ने तो होते हैं पूरे 64 कोडान, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने होते हैं? सिर्फ यही तुम्हारे 4 होते हैं। उसमें सूत्रपात कोडान या तो समारंभन कोडान किसे कहते हैं? तो हमारा होता है AUG। ठीक है, अगर समापन कोडान के बारे में पूछता है तो क्या हो जाएगा? UAA, UGA और UAG। ठीक है, U का मतलब यूरोसिल, A का मतलब एडिन और G का मतलब गोआनिन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? देखो दिया क्या है, तो प्यूरिन एवं पिरिमिडिन क्षारकों में अंतर लिखिए। इसका प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों में अंतर क्या हो जाएगा बताओ सब लोग, किसी को पता है? कोई एक अंतर क्या? कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बोल मैं डिटेल में पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं।
इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, पिरिमिडीन और प्यूरिन में क्षारकों में अंतर, तो एक साइड लिखते हैं प्यूरिन, क्या लिखते हैं एक साइड प्यूरिन, और दूसरे साइड लिखते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्यूरिन होता है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने क्या होते हैं, दो अणु प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने दो अणु होते हैं, कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने नाइट्रोजन के बने दो अणु होते हैं। ठीक, क्या होते हैं इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के बड़े क्या होते हैं, दो अणु, दो चक्र होते हैं। क्या होते हैं, दो चक्र होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने एक चक्र होते हैं। ठीक, क्या होते हैं इसमें बने एक चक्र होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, क्या होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, प्रमुख प्यूरिन है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थायमीन, साइटोसिन तथा यूरोसिन प्रमुख पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे ये क्लियर है कि इसका डिफरेंट क्या क्या होता है। तो इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन के बने दो चक्र पाए जाते हैं, किसमें, तो प्यूरिन में। और जो पिरिमिडीन होता है इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बने क्या होते हैं, दो, एक चक्र पाया जाता है। ठीक है, एक में दो चक्र होते हैं, एक में एक चक्र पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो प्यूरिन होता है इसमें एडिन और गोवानिन के क्या होते हैं, प्रमुख प्यूरिन होते हैं। लेकिन जो पिरिमिडीन होता है उसमें क्या होता है, एक बढ़ जाता है, थायमीन, साइटोसिन और यूरोसिन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। सबको दिखा अपना अगला क्वेश्चन, देखो दिया क्या है, तो कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर पूछा। ठीक है, यही किया, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एक साइड आ रहे, ठीक है, या तो एक साइड हम लोग कोडान लिख सकते हैं, या तो एंटी कोडान, या तो ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर देखते क्या हो जाएगा। कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, जेनेटिक कोड। क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जेनेटिक कोड, या तो बोलते हैं इसको अनुवांशिक कोड। इसमें होता क्या, तो मैसेंजर अणुओं में क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए अणुओं में, आरएनए अणुओं में, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का यह क्रम, स्थित
नाइट्रोजनी क्षारकों का यह क्रम, ठीक है, क्या करता है, जो नाइट्रोजनी क्षारकों का यह क्रम क्या करता है, यह क्रम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो संदेश होता है वह निहित होता है। ठीक है, क्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है। ठीक है, क्या होता है, निहित होता है। और एक क्या होता है, एक अमीनो अम्लों के लिए भी संदेश देने वाला, एक अमीनो अम्लों के लिए संदेश देने वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक अमीनो अम्लों के लिए भी संदेश देने वाला क्या होता है, देने वाला 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, समूह भी प्रकूट या फिर बोल सकते हैं कोडान कहलाता है। ठीक है, संदेश देने वाले के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, संदेश एक क्या हो जाएगा, संदेश देने वाला 3 न्यूक्लियोटाइड निहित होता है। ठीक, क्या होता है इसमें, प्रेजेंट होता है, या तो बोलते हैं जो न्यूक्लियोटाइड का समूह या तो कोडान कहलाता है। का समूह कोडान, तो ये क्या कहलाता है, समूह प्रकूट या तो कोडान कहलाता है। ठीक है, समूह कोडान या फिर बोल सकते हैं प्रकूट कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं, देखो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, एंटी कोडान। ठीक है, 2 पूछा है, एक तो पूछा है कोडान क्या होता है, ठीक है, पूछा है कोडान, अब पूछा है एंटी कोडान। तो देखते हैं एंटी कोडान क्या होता है। तो यह क्या होता है, टीआरएनए पर स्थित होता है। क्या होता है, यह टीआरएनए पर स्थित होता है। ठीक, ये क्या होता है, यह टीआरएनए पर प्रेजेंट होता है। और इस पर क्या होता है, जो भुजा होते हैं ये 5 क्षारक युग्म होते हैं। क्या होते हैं, 5 से 6 7 होते हैं। यह भुजा 5 से तथा 7, ठीक है, कितने होते हैं, इस पर जो भुजा में होते हैं, जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं, 5 से 7, ठीक है, 5 से 7 क्षार युग्म जो ये 5 होते हैं, ये क्या होते हैं, क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म तथा 7, ठीक है, जो क्या होते हैं, तथा 7 अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अयुग्मित नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा है ना, क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और यह जो भुजा होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, और जो यह भुजा होता है क्या कहलाता है, यह एमआरएनए पर क्या होते हैं, स्थित कूटों से क्या होते हैं, ये जुड़ती है। किससे जुड़ती है, यह क्षार एमआरएनए पर उपस्थित, ठीक है, से जुड़ती है।
क्या करती है, ये जुड़ती है। यहाँ पे क्लियर है, देखो कोडान किसे कहते हैं, तो एंटी कोडान कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, जो कोडान होता है वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए अणुओं में जो स्थित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, क्या होते हैं, जो स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का यह क्रम होता है जिसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होता है। ठीक है, क्या होता है, संदेश निहित होता है। और जो एक अमीनो के जो संदेश देने वाला जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या ये समूह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडान या तो प्रकूट कहलाता है। अब देखते हैं जो एंटी कोडान होता है वो क्या कहलाता है, यह टीआरएनए पर स्थित होता है। किस पे, यह ट्रांसफर आरएनए पे स्थित होता है। और यह क्या कहता है, भुजा के जो 5 क्षार होते हैं वो कहते हैं युग्मित होते हैं, युग्म होते हैं। लेकिन जो 7 होते हैं वो क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। क्या होते हैं, 7 अयुग्मित होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और ये जो क्षार होता है ये किसमें जुड़ता है, किससे, मैसेंजर आरएनए से जुड़ती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका। अब तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे ना, बोलो कोडान और एंटी कोडान क्या होता है, मेन पॉइंट यही समझ में आया, बोलो ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारकों पर यह क्रम होता है, इसमें क्या होता है, ये टीआरएनए पर स्थित होता है। इसमें मैसेंजर आरएनए पर ये टीआरएनए, लेकिन जो टीआरएनए होता है लास्ट में ये भी क्या होता है, एमआरएनए से जुड़ जाता है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। या तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप समझते क्या है, या तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जो जीवन है इनके इसके उपयोग के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इसका शब्द देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है और इसका उपयोग क्या है, बारी बारी से सारा पॉइंट इसका देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। एक बार ऐसे ही सुन लो। ठीक है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या, एक बार ऐसा सुन लो, फिर मैं लिख के बताती हूँ, फिर एक बार फिर से बता दूंगी, तुमको याद हो जाने वाले। ठीक है, 3-4 बार देखो, साथ साथ में देखो। तो पहले सुन लो, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ये क्या होता है, टाइपिंग या फिर इसको अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए के आधार पर इसकी पहचान करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, डीएनए निकाल सकते हैं और उसके पहचान कर सकते हैं। जैसे बाल होना, इसे भी हम लोग क्या, किसी भी पार्ट से क्या करते हैं हम लोग डीएनए से, डीएनए का जो होता है 99% क्या 99.9% भाग होता है। सभी जो इंसान और सभी प्राणियों में क्या होता है, इसमें समान होती है। लेकिन 0.1% जो भाग होता है ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और जो जो जुड़वा बच्चे होते हैं और जो उनका डीएनए क्या होता है, पूर्ण रूप से समान होते हैं। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बस नहीं, इसको 2-3 नामों से कहते हैं। कौन कौन सा नाम होता है, इसको डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, या तो बोल सकते हैं अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है, या तो इसको अंगुली छाप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, तो जो इस तकनीक का हम लोग क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट जगहों पे जैसे बीच में जो विभिन्नता होती है का पता लगाते हैं। जैसे जो पुनरावृत्ति डीएनए होते हैं, या तो बोलते हैं रिपीटिंग डीएनए जिसको बोलते हैं कहते हैं। और इन्हीं की उपस्थिति क्या कहते हैं, 2 व्यक्तियों में। जैसे होता नहीं कि जो अगर बहुत सारे बच्चे, अगर उसको पहचान करना हो कि ये बच्चा किसका, ऐसे बहुत सारे बच्चे छोटे बच्चों को पहचान नहीं कर पाते, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से हम लोग उसमें पहचान कर सकते हैं उसके पेरेंट्स से। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो विभिन्नता को दर्शाने के लिए हम लोग, विभिन्नता पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो बोल सकते हैं तुलना के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। या तो बोल सकते हैं कि जो ये प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन संश्लेषण होगी जो कूटों में क्या नहीं रखते, या तो इसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, VNT। ठीक है, VNT का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटिंग। ठीक है, ये होता है इसको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रुधिर होता है, ठीक है, क्या क्या हम लोग उसमें उपयोग कर सकते हैं, ब्लड हो सकता है,
स्लाइवा हो सकता है, हमारा बाल हो सकता है, या फिर किसी भी जीव का जो तरल पदार्थ होता है, जो लिक्विड, मतलब कोई भी प्राणी है तो उसका हम लोग ये सब चीजों से क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ले सकते हैं। उसका डीएनए क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से मैच करते, मैच तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे नहीं होता है कोई किसी जगह पे चोरी हो जाती है, उसके आसपास रहता हम लोग का एक घेरा लगा के, कोई जो पुलिस होता है वो क्या करता है, पूरे रूम की छानबीन करता है और पता कैसे करता है कि नहीं, अगर कोई भी चीज मिल जाती है तो जिस व्यक्ति का होता है उससे मैच कराता है, फिर जो व्यक्ति वहां पे सारे प्रेजेंट होते हैं सबसे मैच कराते हैं, जिसका मैच होता है तो हम लोग पता करते हैं कि अच्छा नहीं ये चोर है या फिर ये ही गुनाह किया है, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं होता क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या ये क्या जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या फिर आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। अनुवांशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इससे व्यक्ति के डीएनए के आधार पे, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर, ठीक है, क्या इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर क्या कहते हैं, उसकी पहचान की जाती है, उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो बोल सकते हैं इसे सर्वप्रथम सन 1984 में, इसे सर्वप्रथम, ठीक है, इसे क्या आ जाएगा, इसे सर्वप्रथम 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था, एलेक जेफरी ने बताया था, ओके, किसने बताया था, तो हो जाएगा एलेक जेफरी ने, किस सन में बताया था, तो 1984 में, ओके, क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट बताओ, यहाँ पे पॉइंट किया था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, डीएनए का 99% क्या जाएगा, डीएनए का 99.9%, ठीक है, सभी प्राणियों का भाग, सभी प्राणियों का सभी प्राणियों का समान होता है, ये क्या होता है, सभी प्राणियों का समान होता है, जबकि 0.1% भाग क्या हो जाएगा, जबकि 0.1% भाग क्या होता है, डिफरेंट होता है, या तो बोल सकते हैं अलग होता है, सभी प्राणियों का भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, क्या होता है, सभी प्राणियों का भिन्न भिन्न होता है, परंतु युग्मन जो जुड़वा होते हैं क्या होते हैं, परंतु युग्मनज जो जुड़वा होते हैं उनका समान होता है, ठीक है, क्या होता है, समान होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट, इस तकनीक
इस तकनीक में कुछ विशिष्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता की जा सकती है। जगहों के बीच विभिन्नता की जा सकती है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, दो जगहों के बीच क्या है विभिन्नता का पता लगाते हैं, या तो विशिष्ट जगहों के बीच क्या है विभिन्नता का पता लगाते हैं, या तो की जा सकती है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं पता लगा सकते हैं। पता लगाते हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, बताओ यहां तक पॉइंट करें, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पुनरावृत्ति डीएनए, क्या बोल सकते हैं, जिन्हें हम पुनरावृत्ति डीएनए या तो रिपीटिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिपीटिंग डीएनए कहते हैं। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक ये पॉइंट क्लियर, इसके आगे भी लिखे, यहां तो पॉइंट क्लियर, एक बार फिर समझ लो। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है मैं बहुत फास्ट से समझाऊंगी। ठीक है, एक बार डायरेक्ट समझ लो। देखो होता है क्या, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग क्या बहुत सारे नामों से आते हैं, उंगली छाप बोलते हैं, तो डीएनए टाइपिंग कहते हैं, तो अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए के जो व्यक्ति के आधार पर क्या कहते हैं उसकी पहचान की जाती है, डीएनए के बेस पे पहचान करते हैं। इसकी जो खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1984 में एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी पता लगाया था, इसकी खोज की थी। और जो डीएनए का 99.9% क्या होता है, ठीक है, 99.9% क्या होता है, सभी प्राणियों का समान होता है, लेकिन 0.1% क्या होता है, सभी प्राणियों में ये भिन्न भिन्न होता है, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, दो व्यक्तियों में हम लोग इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इस तकनीक से क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट जगहों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, या तो रिपीटिंग डीएनए कहते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट देखते क्या हो जाएगा। इसके बाद वाला पॉइंट देखते क्या हो जाएगा। तो इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों में, इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है। ओके, क्या करते हैं, इन्हीं की उपस्थिति में क्या करते हैं, दो व्यक्तियों हम लोग व्यक्तियों की क्या डीएनए में हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किसमें, डीएनए में हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों के प्रोटीन संश्लेषण हेतु, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को क्या करते हैं, कूटों को नहीं रखते हैं, इनके स्थान पे ये क्या करते हैं, नहीं रखते हैं, इनके स्थान पर
स्थान पर VNT, ठीक है, क्या रखते हैं इनके स्थान पर VNT, इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल नंबर ऑफ, ठीक है, टेंडम रिपीटिंग, ठीक है, इनके स्थान पर VNT क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, रुधिर, ठीक है, क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर ले सकते हैं, लार, ठीक है, बाल, शरीर का ठीक, शरीर का क्या है, कोई भी पार्ट हम लोग ले सकते हैं, कोई भी भाग, या तो बोल सकते हैं जो उसका शरीर का हम लोग कहते हैं किसी भी जीव का तरल पदार्थ, या तो बोल सकते हैं शरीर के जो जीव होता है, जीव के शरीर का तरल पदार्थ। ओके, क्या हो सकता है, जीव के शरीर का तरल पदार्थ क्या करते हैं हम लोग, DNA से ले सकते हैं, पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं, से DNA लेते हैं, DNA लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, बताओ यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद वाला पॉइंट देखते क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह दूसरे व्यक्ति होगा, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी, ठीक है, या तो जो टूथ हम लोग जो ब्रश करते हैं वहां से भी हम लोग क्या करते हैं, DNA ले सकते हैं, या तो जो कंघी हम लोग करते हैं ना वहां से भी DNA ले सकते हैं। देखो इसी प्रकार क्या कहते हैं, दूसरे व्यक्ति का भी क्या कहते हैं हम लोग DNA लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, DNA लेते हैं तथा दोनों न्यूक्लियोटाइड के अणु को, ठीक, क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अणु को हम लोग क्या करते हैं, अणुओं के क्रम को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो अणु के क्रम होते हैं, या तो बोल सकते हैं अणुओं के क्रम को, न्यूक्लियोटाइड के अणुओं के क्रम को, ठीक, क्या करते हैं, क्रम की समानता पर ठीक है, उन दोनों में क्या करते हैं, उन दोनों व्यक्तियों में हम लोग समानता देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट और इसमें हो जाएगा, जो दो व्यक्तियों होते हैं उसमें DNA में क्या करते हैं, अनुक्रमों के बीच में तुलना करने पे क्या करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग कि जो DNA जो व्यक्तियों को हम लोग क्या करते हैं उसमें DNA अनुक्रमों में जो तुलना करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। यहाँ तक पॉइंट ये क्लियर है। अब इसका देख लेते हैं हम लोग उपयोग, ठीक है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं कहां से DNA लिया, क्या किया, ठीक है। तो हम लोग शरीर के किसी भी पार्ट से जो बाल होते हैं, जो हम लोग टूथब्रश यूज करते हैं, जो हमारा ब्रश होता है, जो कंघी हम लोग डेली यूज करते हैं, वहां से भी ब्लड से या फिर जो जीव का कोई भी जो तरल पदार्थ होता है वहां से हम लोग DNA लेते हैं, और इसी तरह दूसरे व्यक्ति का भी DNA लेते हैं, और दोनों के जो न्यूक्लियोटाइड क्रम होते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग मैच कराते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, दोनों में समानता देखते हैं, जो अगर सेम है तो वो क्या होता है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जो अगर लास्ट पॉइंट हम लोग देखना है तो क्या देखेंगे हम लोग, मेन पॉइंट यही होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में जो हम लोग तुलना करते हैं, अनुक्रमों के बीच में जो तुलना हम लोग करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है, उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग का
उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या है। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ करते हैं। इसका देखते हैं क्या उपयोग होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। किसमें होता है, यह पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। ओके, और क्या हो जाएगा, यह गैर कानूनी कार्यों के लिए भी क्या होता है, हेल्प होता है। क्या होता है, यह गैर कानूनी, फिर क्या हो जाएगा, यह गैर कानूनी कार्यों संबंधित जैसे, तो बस इतना नहीं, जो गैर कानूनी कार्यों संबंधित क्या करता है, अपराधी के निर्धारण में सहायक होता है। अपराधी के निवारण में सहायक होता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट और क्या हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही लिख लो, यहाँ तक क्लियर है। एक पॉइंट बस सुन लो, ठीक है। यह क्या होता है, विलुप्तता की कगार में जो खड़े जंतु होते हैं, जैसे जो विलुप्त होने वाले होते हैं, उनके संरक्षण में भी क्या होता है, ये हेल्प करता है। बस इतना यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम भी है, उसको भी हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। तो बोलो बहुत लंबा क्लास हो गया ना, कहोगे बहुत लंबा क्लास हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। ठीक है, ये तो सब लोग बता दो। देखो डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, ठीक है, इसको लिखूंगी नहीं, तुम लोग भी कुछ करो कि सारे क्वेश्चन मैं ही करके रहूं। हाँ, देखो डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, तो इसका जो मुख्य अंतर होता है ये क्या होता है, ये केंद्रक में पाया जाता है। जो आरएनए होता है या मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जो आरएनए होता है यह क्या होता है, एक समान, ठीक है, समानता एक सूत्री होता है। ये तो क्लियर है ना, बताओ। डीएनए क्या होता है, इसका डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, यही होता है ना डबल हेलिक्स। लेकिन आरएनए क्या होता है, समानता एक सूत्री होता है। यह तो पॉइंट क्लियर है तुमको, ठीक है। ये तो इसका ये वाला समझ में आया कि सर डीएनए में आरएनए में अंतर, तो सब लोग इसका कर लेना। ठीक है, एक दो अंतर मैं बता देती हूँ, बाकी सारे तुम लोग कर लेना। तो मेन पॉइंट इसका यही होता है, इसमें जो डीएनए होता है उसमें जो पेंटोस शर्करा पाई जाती है, कौन सी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, उसमें जो पेंटोस शर्करा होती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसमें भी चार बेस पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है उसमें चार बेस पाए जाते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरोसिल पाया जाता है, बाकी उसमें चार नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिया है बी डीएनए और आर क्या दिया है, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। बी डीएनए
बी डीएनए और क्या किया है जेड डीएनए में अंतर। ओके, तो मैं इसका बता देती हूँ मेन पॉइंट है, सारा इसका डिफरेंट नहीं लिखा दी। देखो जो बी डीएनए होता है उसमें क्या होता है दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। क्या होता है ये दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। वर्त कुंडलित, ठीक है। क्या होता है ये दक्षिणावर्त कुंडलित होता है और जो ये होता है ये वामावर्त कुंडलित होता है। क्या होता है वामावर्त कुंडलित होता है। ठीक है, ये क्लियर है। इसका एक और देख लो। और जो इसमें जो बी डीएनए में होता है इसमें क्या होता है तो बी डीएनए में क्षारक युग्म की जो मध्य दूरी होती है कितनी होती है 3.6। क्या हो जाएगा इसको जो क्षारक युग्म होती है 3.36 होती है। ठीक है, और जो जेड डीएनए होता है उसमें कितनी दूरी होती है तो 4.30। कितना हो जाएगा इसमें 3.6 से 4.16। ठीक है, इतनी दूरी होती है। किसकी दूरी होती है तो इसका बोल सकते हैं हम लोग क्षार युग्मक, जो क्षार युग्मक होते हैं उसके बीच की दूरी, क्षार युग्मकों के बीच की दूरी। ठीक है, ये क्लियर है। दूरी कितनी होती है तो 30.6 होती है और इसकी कितनी होती है 30.36 से लेकर 4.16 तक इसकी दूरी होती है। यहां तक क्लियर है। और इसमें क्या होता है जो बी डीएनए होते हैं जो उसमें बेस पाई जाती है बोल सकते हैं जो क्षार युग्मों की संख्या होती है कितनी होती है इसमें 10 पाई जाती है। कितनी होती है इसमें 10 पाई जाती है क्षार युग्मों की संख्या। और जो जेड डीएनए होती है उसमें कितनी पाई जाती है इसमें 12 पाई जाती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में क्लियर है। ठीक है, जिसका मेन था मैंने बता दिया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उसका डायग्राम भी देखते हैं और क्वेश्चन भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको दिखा हमारा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा। देखो दिया डीएनए अनुवांशिक पदार्थ ये कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो प्रयोग द्वारा इसका पुष्टि कीजिए या तो इसका प्रयोग द्वारा क्या है इसको पूरा अच्छे से देखना। इसका डायग्राम भी देख लेते। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, इसका डायग्राम भी देख लो। ठीक है, डायग्राम दिखा सबको। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ पूरे डिटेल नहीं बताऊंगी। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग कहोगे बहुत ज्यादा क्लास चल रही है। तो मैं बता दूंगी बस इसके बारे में और इसका डायग्राम समझा दूं। इसके बारे में मैं बोल के बता दूं। देखो ये बोला है कि हर्षद एवं चेज द्वारा क्या कहते हैं वैज्ञानिक है, इन्होंने द्वारा क्या किया था इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमारा ना क्वेश्चन यही कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, कैसे इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध कैसे करेंगे। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ, डायग्राम क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो इसके बारे में जो वैज्ञानिक थे कौन से वैज्ञानिक ग्रिफिथ एवं हर्षद तथा चेज। ठीक है, 3 वैज्ञानिक थे। यहाँ पे दिखेगा ना ग्रिफिथ हर्षद, ठीक है, एवं क्या थे चेज। इन्हीं तीनों वैज्ञानिक ने क्या कहते हैं अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था कि जो डीएनए होता है ये अनुवांशिक सूचनाओं का क्या होता है वाहक होता है। कैसे सिद्ध किया था तो इसके लिए इन्होंने क्या था सर्वप्रथम जो ग्रिफिथ ने इन्होंने सन 1928 में किसमें ग्रिफिथ ने क्या किया था ग्रिफिथ ने 1928 में। ठीक है, किसमें 1928 में क्या किया था डिप्लोकोकस निमोनी। किसका डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, क्या था डिप्लोकोकस जो निमोनी नामक क्या कहता है ये जीवाणु लिया था। क्या था ये बैक्टीरिया था। ठीक है, वर्ड क्लियर हो रहा है ना। तो एक बार फिर सुन लो। इसके लिए इन्होंने क्या किया था सर्वप्रथम जो ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु को क्या नामक जीवाणु का प्रयोग किया और इसे क्या किया चूहों में प्रविष्ट कराया और इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या था यह निमोनिया रोग ही उत्पन्न करता है। इसके लिए इन्होंने 2 प्रभेद दिए। क्या थे 2 स्ट्रेन दिए थे। जो 2 प्रभेद कौन कौन से थे ठीक है, ये क्या थे 2 प्रभेद दिए। कौन कौन से हो गए थे उग्र विभेद और
अनुग्र विभेद। क्या क्या हो जाएंगे? उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। ठीक है, अब देखते हैं उग्र विभेद क्या होता है। यह क्या होता है? रोग कारक होते। क्या होते हैं? उग्र विभेद रोग कारक होते, लेकिन अनुग्र विभेद क्या होते हैं? ये रोग कारक नहीं होते हैं। अब देखते हैं जो ग्रिफिथ ने कौन सा प्रयोग किया था, उसका जो निष्कर्ष जो रिजल्ट निकलता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले उन्होंने क्या किया था? तो उच्च ताप पे क्या हो जाएगा? पहले उच्च ताप पे उन्होंने उपचारित जो उग्र विभेद के होते हैं जीवाणु को चूहे में नष्ट कराया था। ठीक है, तो उग्र विभेद हो गया। अब अनुग्र विभेद क्या होता है? तो ये क्या होता है? रोग कारक नहीं होते। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों बता दे रही हूँ। ठीक है, लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, डायग्राम के बारे में जो इसका मेन पॉइंट होगा उसको मैं नोट कर दूंगी यहाँ पे। तुम लोग भी थोड़े करो ना होमवर्क में, मैं कराती रहूँ ना। देखो जो होता है, जो अनुग्र विभेद होता है, ध्यान से सुनना, सब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो होता है ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में क्या किया था? निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। इसका कौन कौन सा रिजल्ट निकाले थे ये भी देख लो। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सा रिजल्ट निकाला था? निष्कर्ष क्या था? ठीक है, तो देखते हैं निष्कर्ष क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, जो ए वाला, ठीक है, जिसमें दो निष्कर्ष निकाले थे। किसना? दो। तो ए क्या हो जाएगा? जो ए निष्कर्ष होता है वो क्या हो जाएगा? तो उच्च ताप पे उपचारित करने पे जो उग्र विभेद का जीवाणु हुआ। क्या? उच्च ताप पे उपचारित करने पे जो उग्र विभेद के जीवाणुओं में जो को क्या कहते हैं? जीवाणुओं को चूहे में प्रविष्ट कराया तो क्या हुआ? निमोनिया रोग नहीं उत्पन्न। मान लो जो जीवाणु था उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बॉइलिंग पॉइंट में उसको बॉयल कर दिया, उसके बाद उसको चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहे क्या हुए? वो निमोनिया रोग से संक्रमित नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जो दूसरा किया उन्होंने, उसमें क्या किया? तो जो उच्च ताप पे जो उपचारित जो उग्र विभेद, बच्चों तो ध्यान देना, इसमें दो है। ठीक है, एक तो अनुग्र विभेद है, एक क्या है? उग्र विभेद। ठीक है, एक क्या है? उग्र विभेद और बी क्या है? अनुग्र विभेद। ओके, ये दो है, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। एक क्या है? रोग कारक है और एक क्या है? रोग कारक नहीं है। ये क्या है? रोग कारक, और ये है रोग कारक नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये तो पॉइंट क्लियर है बच्चों, रोग कारक है और एक रोग कारक नहीं है। और जो देखो जो रोग कारक है, ये बोला जाए पहले पॉइंट में जो निष्कर्ष निकाला उसमें बोल क्या रहेगा? ग्रिफिथ ने विभिन्न जो उसके उपचारित जो उग्र विभेद, क्या ये उग्र जो रोग कारक है, ठीक है, इसको क्या किया? बहुत बॉइलिंग पॉइंट पे इसको उपचारित किया, बहुत बॉयल किया, फिर उसका जो डीएनए था निकाल कर क्या किया? चूहे में डाल दिया। तो जो चूहे क्या हुआ? निमोनिया रोग से संक्रमित नहीं हुआ। अब दूसरा बात क्या बोल रहा है? जो ग्रिफिथ ने क्या बोले कि इन्होंने बोला कि जो उच्च ताप पे उपचारित जो उग्र विभेद का जीवाणु, क्या उच्च ताप पे उपचारित जो उग्र विभेद का जीवाणु था उसको जीवित तथा जीवित जो अनुग्र विभेद का जीवाणु, ठीक है, ये तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये क्या था? इसके लिविंग था। ठीक है, ये जीवित था। फिर इन दोनों का क्या किया? इसका मिश्रण हम लोग चूहे में डाल दिया, तो वह क्या हुआ? निमोनिया रोग से संक्रमित हो गया। बात समझ में आ रही है? बस इतना है, किसको क्या किया? बहुत बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल किया, फिर इसको ये जिंदा ही है, ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, फिर दोनों को मिक्स करके क्या किया? चूहे में डाल दिया, तो चूहा क्या हुआ? संक्रमित हो गया। ठीक है, इधर इन प्रयोगों से उन्होंने क्या सिद्ध किया कि जो डीएनए होता है, जो उग्र विभेद के जो जीवाणु में क्या किया? उग्रता होती है, ये अनुग्र विभेद के जीवाणु को क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये समझ में, ये निष्कर्ष उन्होंने यही रिजल्ट निकाला। इतना क्लियर है? अब देख लेते इसका डायग्राम भी। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद डायग्राम में भी देख लीजिए, इसका डायग्राम में भी यही है। देखो पहला जो लिखा क्या है? जीवाणु भोजी जो रेडियो उपचार, ठीक है, रेडियो चिन्हित है तो उसको देते हैं 30P, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायग्राम मेरे को उतना दिख ना रहा है, ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ। डायग्राम तो तुम लोग को दिख रहा है ना? बोलो। ठीक है, तो दिया क्या पहला जो डायग्राम, उसमें यही लिखा है कि जो जीवाणु भोजी क्या है? डीएनए रेडियो चिन्हित है, तो बोलते हैं जो 32 फास्फोरस से क्या इसको चिन्हित किया जाता है, तो बोल सकते इसको बैक्टीरियोफेज डीएनए रेडियो
लेवल और विथ 30 और 32p, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है कि जो जीवाणु भोजी का जो कवच होता है, ठीक है, जो उसका जो प्रोटीन कोट होता है उसको बोल सकते हैं जो रेडियो चिन्हित है, इसको 32S से क्या किया, इसको प्रोटीन से कवच चिन्हित किया गया है। इसका यही डायग्राम है, उसको किससे चिन्हित किया गया, उसको बाद में उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, वही इसमें क्या डायग्राम में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि जीवाणु भोजी द्वारा जीवाणु पर संक्रमण कैसे है। फिर उसके बाद तुम्हारा दिया है इसको जो पहला जो डायग्राम है, ठीक है, दूसरे बाद पहले के बाद जो दूसरा डायग्राम उस पे क्या लिखा है कि ब्लेड द्वारा, ठीक है, ब्लेड द्वारा क्या किया गया, जीवाणु के शरीर में जो जीवाणु भोजी कवचों को हटा दिया। किसके सहायता से, ब्लेड के द्वारा। जो उसकी बाहरी जो कोट थी, बाहरी जो लेयर थी, उसको क्या किया, हटा दिया गया है सेकंड वाले डायग्राम में। फिर उसके बाद दिया है कि जो जीवाणु भोजी का गुणन होता है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसका बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, बैक्टीरियोफेज का द्विगुणन होता है, जिसके बाद हमको क्या मिल जाता है, जीवाणु का डीएनए में रेडियो सक्रियता मिलती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल डीएनए। इसके बाद दूसरे में है जीवाणु भोजी कवच में रेडियो सक्रियता, या तो इसको बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव वायरल कोट। इसके बाद दूसरा इसका रिजल्ट क्या क्या आ जाएगा, तो रेडियो सक्रिय डीएनए द्वारा क्या करता है, जीवाणु कोशिका में प्रवेश से यह स्पष्ट होता है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक पदार्थ, यह क्या है बता, अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। क्या होता है, डीएनए, यह क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल। यही लिखा है ना, रेडियो एक्टिव लेबल वायरल डीएनए इज ट्रांसफर टू बैक्टीरियल सेल। इसके बाद क्या दिया है कि जो रेडियो सक्रिय प्रोटीन, या तो बोल सकते हैं जो प्रविष्ट नहीं होता है, अतः इससे हम लोग क्या करते हैं, जनिक पदार्थ नहीं, जो प्रोटीन होता है। देखो एक में तो हम लोग डीएनए डाल रहे हैं, लेकिन एक में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन डालते हैं। लेकिन जो डीएनए होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, उसको क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते। यही हम लोग ने सिद्ध किया था किसमें, चूहों में, ठीक है। जो डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु होती है, जो बैक्टीरिया होता है, ग्रिफिथ ने यही सिद्ध किया ना कि एक जो उसका जो जीवाणु था उसमें एक बॉयल किया, ठीक है, एक बॉयल किया, फिर डीएनए क्या किया, चूहों में प्रविष्ट करा दिया उसका डीएनए, तो उसमें क्या हुआ, वह संक्रमित नहीं हुआ। लेकिन दूसरा क्या किया, वही वाला डीएनए लिया, ठीक है, जो उपचारित किया था, जो बॉयल किया था वही डीएनए लिया, लेकिन जो रोग कारक नहीं है उसका डीएनए, दोनों को मिक्स करके क्या किया, चूहे में प्रवेश कराया, तो क्या हुआ, वह संक्रमित हो गए। तो ये से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो डीएनए हमारा होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। लास्ट देखो, लास्ट में यही लिखा है वहां पे कि रेडियो सक्रिय जो प्रोटीन होता है जीवाणु में प्रविष्ट नहीं होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जननिक पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। ओके, तो इसको बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव सल्फर इन प्रोटीन कोड इज नॉट ट्रांसमिटेड टू बैक्टीरिया, हेंस इट कैन नॉट टू बी जेनेटिक मेंड्रोर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? बताओ, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गए ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका भी मैं डायग्राम बता देती हूँ, उसके बारे में बता देती हूँ। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिखा अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन यही दिया है ना, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में आधा जाता तो मैं बता दी हूँ ना, बताई हूँ। इसमें प्यूरिन होता है, pyrimidine होता है उसका। अभी मैं इसका डायग्राम भी बता दूं। इसके डायग्राम में दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या वो दो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, उसमें कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, कितने उसमें शर्करा पाई जाती है, कितने सूत्र होते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत तरीके से पूछता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक टाइप का एक दे दिया बस डीएनए का संरचना बनाओ तो बस हो गया। तुमको दिख रहा है कि क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कितने प्रकार से पूछा, कैसे कैसे पूछा, तो यही दिया कि डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसका बोला आरएनए के द्विगुणन की इसकी महत्ता बताइए। या तो दिया डीएनए संरचना में जो वाटसन एवं क्रिक का मॉडल है उसको क्या कीजिए तथा उसके अनुवांशिक पदार्थ को उसकी मान्यता बताइए। तो डीएनए जो वाटसन एवं क्रिक का क्या उसके प्रस्तुत द्वारा क्या रासायनिक जो डीएनए की रासायनिक संरचना होती है उसको बताइए। तो इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, डीएनए का डायग्राम देखते हैं क्या होता है। सबको डायग्राम दिख रहा है? बताओ, डायग्राम सबको दिख रहा है? ओके, इसके डायग्राम के बारे में भी बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो डीएनए से सबको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। देखो उसमें दिया क्या है, इसमें दो बोल सकते हैं। इसका डायग्राम एक बार बस ऐसे नॉर्मली देख लो। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग 5 प्राइम। ठीक है, किसका कितना होता है, एक होता है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, और दूसरा कितना होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ओके,
ये तुम्हारा डायग्राम में भी दे रखा है, ठीक है, डायग्राम भी दिख रहा है ना, उसमें यही दिया है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना इन दोनों के बीच की दूरी होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन दोनों के जो बीच के एक कुंडल की जो व्यास होती है कितना ना, 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, एक कुंडल की पूरी व्यास कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, और एक दोनों के बीच की जो अगर जो मुंडल होती है, जो इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप, किसको बोलते हैं, माइनर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी दूरी कितनी होती है, ओके, माइनर ग्रुप के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 6 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 6 एंगस्ट्रॉम। अगर मेजर ग्रुप की बात करें तो उसकी कितनी दूरी होती है, ठीक है, जो मेजर ग्रुप जो बड़ा मुड़ान होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेजर ग्रुप। ये कितना होता है, तो 12 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना, 12 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इतना क्लियर है इसमें, बताओ ये डायग्राम तो समझ में आ गया ना, इसके बारे में क्लियर। अब इसके बारे में सुन लो, तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या था 1953 में, किसने, इसका एक पॉइंट लिख लो, मैं डायग्राम हटाती हूँ, ठीक है, डायग्राम तो सबको समझ में आ गया ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके, ये क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देख लो इसको, बस थोड़ा सा डायग्राम तो सबको पता चल गया ना, इसके बारे में थोड़े से पता कर देख लो। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने, क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में, वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ओके, ये क्लियर है। और ये होता क्या था, डीएनए क्या होता है, दोहरे कुंडल में क्या होता है पता होता है, ठीक है, डायग्राम में यही था। तो इसका हो जाएगा दोहरे कुंडल में, क्या हो जाएगा, दोहरे कुंडलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोहरे कुंडल में डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ठीक है, क्या होती है, दोहरे कुंडल में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो और इसमें सुन लो, ठीक है, मैं सारा पॉइंट नहीं लिखवा रही हूँ, इसमें सुन लो, बाकी तो मैंने लिखवा भी दिया ना, प्यूरिन पिरिमिडिन में इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, जेड डीएनए बी डीएनए क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजन क्षार के बारे में, नाइट्रोजन बेस में सरकार सबके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जो इसका मेन पॉइंट था वो भी मैंने बता दिया और डायग्राम के बारे में भी बता दिया। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है श्रृंखलाएं क्या होती है, एक दूसरे के हाइड्रोजन बंधन द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती, क्या होती है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, इतना क्लियर है, बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। इतना पॉइंट बच्चों क्लियर है ना, बताओ। और इसमें कितने पाए जाते हैं, इसमें जो नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, 2 पाए प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस होते हैं। और उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें जो 4 पाए जाते हैं, कौन कौन सा, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है,
और जो तुम्हारा देखो एक पॉइंट में ये भी लिख लेना, जो हमारा साइटोसिन होता है ये 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है, और जो एडेनिन होता है ये थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना, जो साइटोसिन होता है ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है, और एडेनिन क्या होता है ये 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? बताओ हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास स्टॉप करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर और अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं क्लास को हम लोग स्टॉप करते हैं।